पिछले एपिसोड में देखा था। रात में सार्जेंट थंडर अकेले अपने कमरे में बैठे सोचते हैं और कहते हैं, काश मैं उसे एक बार और देख पाता। अब आगे। उस रात 6 वर्षों में पहली बार शू किंग ने एक सपने में अपने परिवार को देखा। ये सपना एक खुशहाल दुनिया का था, बिना उस टूटी हुई देवता की मूर्ति के जो आकाश में लटकती रहती थी। सपना खत्म होते ही शू किंग असलियत में लौट आया, जहां उसने खुद को एक साधारण लेकिन उसके लिए आलीशान कमरे में पाया। सुबह होते ही उसने खुद को साफ करने की कोशिश की, पर फिर भी अपने हाथों को गंदा कर लिया ताकि पुराने जैसी पहचान बनी रहे। फिर वो बेस कैंप में उस जगह पहुंचा जहां ग्रैंड मास्टर बाई अपने शिष्यों को औषधियों का ज्ञान पढ़ा रहे थे। शू किंग ने चुपचाप बाहर खड़े होकर पूरे लगन से सब सुना, क्योंकि उसके लिए ज्ञान अमूल्य खजाना था। ग्रैंड मास्टर बाई ने शू किंग को बुलाया। शू किंग ने माफी मांगी और लाइफ स्पैन फ्लावर के बारे में जानकारी मांगी। बदले में उसने कीमती गोलियां और कुछ सिक्के दिए। ग्रैंड मास्टर की शिष्या टिंग्यू ने बताया कि लाइफ स्पैन फ्लावर बहुत दुर्लभ है, केवल कुछ खास जगहों पर मिलती है और जीवन शक्ति बढ़ा सकती है या कटे अंग को वापस उगा सकती है। जानकारी लेने के बाद शू किंग ने अपने कमरे में जाकर सुनी हुई सारी बातें और चित्र बांस की पट्टी पर उतार लिए, मानो कोई अमूल्य खजाना हो। फिर वो फॉरबिडन रीजन में जाने की तैयारी करने लगा, जहां उसने पहले भी खतरों का सामना किया था। इस बार वो ज्यादा सतर्क था। वो लाइफ स्पैन फ्लावर ढूंढने के साथ साथ एक खास क्रिस्टल भी ढूंढना चाहता था, जो उसने एक लड़की से वादा किया था। जंगल में रात बिताते हुए वो अपनी यात्रा के अगले चरण के बारे में सोचता रहा। नई चीजें सीखने की लालसा और अपनों के लिए कुछ पाने की उम्मीद उसके दिल में जिंदा थी। रात के समय निषिद्ध क्षेत्रों में रहना, चाहे वो नगर के खंडहर हों या ये जंगल, शू चिंग के लिए कोई नई बात नहीं थी। वो पेड़ के खोखल में बैठकर आधी खुली आंखों से साधना कर रहा था, जिससे शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर में समा रही थी और अशुद्ध म्यूटेशन उसकी छाया में जा रहा था। ये खतरनाक वातावरण उसके लिए मानो एक शिल्पी की संवारने वाली चक्की बन गया था, जिससे उसका आत्मविकास और तेजी से हो रहा था। रात के मध्य में अचानक कदमों की आवाजें सुनाई दी। उसने देखा तो बाहर कुछ नहीं था, पर जानवरों की आवाजें भी अचानक गायब हो गई थीं। उसने अपनी आंखें बंद रखीं, सांस रोकी और अपनी जगह से ना हिलने का निश्चय किया। धीरे धीरे वे कदम उसके पेड़ के पास आकर रुक गए। अंततः सुबह हुई और जब उसने आंखें खोलीं तो पाया कि पेड़ का मुंह बर्फ से सील हो गया था। बाहर निकला तो देखा सैकड़ों नंगे पैरों के निशान थे, मानो सैकड़ों लोग आए हों, पर जूतों के निशान नहीं थे। वो आगे बढ़ा और उस जगह पर पहुंचा जहां पहले उसने और स्क्वाड थंडरबोल्ट ने 7 पत्तों वाला क्लोवर इकट्ठा किया था। यहां के पेड़ों और माहौल में कुछ अलग सा सुकून था। फिर उसे दूर से एक प्राचीन मंदिर परिसर दिखा, विशाल, गोल गुंबदों वाला, जगह जगह से टूटा फूटा, लेकिन फिर भी भव्य और प्राचीन गौरव से भरा। मंदिर में बहुत विशाल मूर्तियां थीं, कुछ टूटी हुईं, कुछ अब भी खड़ी हुईं। वहां की वीरानी और हवा की आवाज मानो समय से परे एक अकेलापन पैदा कर रही थी। शू चिंग ने उस विशेष क्रिस्टल की खोज की जो 7 रंगों की रोशनी बिखेरता था, पर उसे नहीं मिला। वो आगे निषिद्ध क्षेत्र के और गहरे भाग में गया, पर जल्द ही वापस आ गया, क्योंकि वहां उसे कई ग्रू जैसे जेलीफिश जीन सोते हुए दिखे। वातावरण में भय और निगाहों की चुभन सी अनुभूति होने लगी, जिससे वो डर कर लौट आया। हालांकि लौटते समय उसके थैले में बहुत सारी 7 पत्तियों वाली घास थी। रात में वो एक सुरक्षित मंदिर में सोने के लिए छिप गया। आधी रात को फिर से वही अजीब कदमों की आवाजें आईं, जो मंदिर के भीतर तक आ गईं। वो डरा, पर आंखें बंद रखीं। तभी मंदिर की दीवारों से सुनहरी रोशनी निकली और पवित्र मंत्रों जैसी आवाजें गूंजने लगी। रोशनी इतनी तीव्र हो गई कि उसने पहली बार आंखें खोलीं और उजाला देखा, अंधकार नहीं। ज़ूक शिंग ने एक उज्ज्वल सुनहरी रोशनी देखी। ये रोशनी मंदिर की दीवारों पर बने पुराने समय से घिस चुके मूर्तियों से आ रही थी, परंतु सबसे शक्तिशाली रोशनी मंदिर की मुख्य मूर्ति से निकल रही थी, जिसके हाथों में एक बड़ा पत्थर का तलवार था। मंदिर के द्वार पर ज़ूक शिंग ने अंधकारमय धुंध से घिरे एक आकृति को देखा, जो मानव जैसी प्रतीत हो रही थी। मंदिर के बाहर सैकड़ों धुंधली, डरावनी आकृतियां खड़ी थीं, कुछ मानव जैसी, कुछ जानवर जैसी, जो ठंडक और डर का संचार कर रही थीं। जैसे ही सुनहरी रोशनी उस आकृति पर पड़ी, वो मंदिर में कदम नहीं रख पाई।
उस मूर्ति ने पेडेस्टल से उतरकर कदम बढ़ाए, तलवार उठाई और सीधा प्रहार किया। ज़ूक्शिंग को आवाज तो नहीं सुनाई दी, पर उसकी आत्मा कांप उठी। वो धुंधली आकृति सड़ते हुए शरीर के साथ गिर पड़ी और गायब हो गई। बाहर की सारी आकृतियां भी गायब हो गईं। मूर्ति वापस अपने स्थान पर लौट आई और फिर से निर्जीव लगने लगी। ज़ूक्शिंग स्तब्ध रह गया। मंदिर की शक्ति ने अंधकार को रोका था और मूर्ति ने दिव्य शक्ति दिखाई थी। सुबह ज़ूक्शिंग ने मूर्ति को प्रणाम किया, मोमबत्ती जलाई और मंदिर से बाहर निकला। लौटते समय उसने बार बार उस तलवार प्रहार की नकल की। इसी अभ्यास में उसकी साधना में प्रगति हुई और वो सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन के चौथे स्तर पर पहुंच गया। 2 दिन बाद बिना किसी खतरे के वो बेस कैंप लौट आया। उसने कुछ औषधीय पौधे इकट्ठा किए थे जिन्हें वो बेच सकता था। बेस कैंप में लौटकर ज़ूक्शिंग ने सार्जेंट थंडर को अपनी यात्रा सुनाई। सार्जेंट थंडर ने भी उसे सुनकर पुराने किस्से याद किए और दोनों ने परिवार जैसा भोजन साझा किया। अगली सुबह ज़ूक्शिंग ग्रैंड मास्टर बाई के पास पहुंचा और उससे एक पौधे के बारे में पूछा कि क्या वो लाइफ स्पैन फ्लावर है। ग्रैंड मास्टर बाई ने उसे नकारा, परंतु भीतर ही भीतर उसका ज़ूक्शिंग के लिए दृष्टिकोण बदल गया। तभी एक बैंगनी वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति आया जिसने ग्रैंड मास्टर बाई से ज़ूक्शिंग को 7 ब्लड आइज में भेजने की बात की। ग्रैंड मास्टर बाई थोड़े क्रोधित हुए, पर अंत में सोचा कि शायद ज़ूक्शिंग को और सिखाना चाहिए। ज़ूक्शिंग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो बस अपना साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उसके जीवन में बड़े परिवर्तन की आहट धीरे धीरे दस्तक दे रही थी। घर लौटकर ज़ूक्शिंग को थोड़ा पछतावा हुआ कि उसने छपकर ग्रैंड मास्टर बाई की शिक्षा सुनी, पर सीखने की प्यास के आगे उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे लगा कि उसे इसके बदले में कुछ भेंट देनी चाहिए। उसने बांस की पर्ची पर ग्रैंड मास्टर बाई और कुछ अन्य लोगों के नाम खुदे जिन्होंने उसकी मदद की थी, ताकि वो कभी ना भूले। फिर उसने पहली क्लास के नोट्स दोहराए और खुश हुआ कि वो अब तक 27 तरह की औषधीय पौधों को पहचानता था। अगले कई हफ्तों तक ज़ूक्शिंग रोज सुबह ग्रैंड मास्टर बाई के टेंट के पास जाता, लेक्चर सुनता और फिर एक पौधा दिखाकर उसका विवरण पूछता। धीरे धीरे उसे दर्जनों बांस की पर्चियों पर ज्ञान इकट्ठा हो गया। एक बार बारिश में भी वो आया, जिससे ग्रैंड मास्टर बाई के शिष्य भी प्रभावित हुए। धीरे धीरे लोग ज़ूक्शिंग को पहचानने लगे और उसकी लगन का आदर करने लगे। इस दौरान वो फॉरबिडन रीजन भी जाता, जहां वो दुर्लभ औषधीय पौधे ढूंढता और म्यूटेंट बीस्ट से लड़ता। उसे कुछ आर्थिक लाभ भी हुआ, क्योंकि वो बोन ब्लेड जैसे लोगों को इंश्योरेंस बेचता था। सर्जेंट थंडर अब मिशन पर नहीं जाते थे, इसलिए ज़ूक्शिंग ने ज्यादा किराया देना चाहा। हालांकि सर्जेंट ने मना किया, पर आखिरकार मान गए। ज़ूक्शिंग के लिए खाने पीने और कपड़ों की कोई कमी नहीं रही और उसे सच्चे परिवार जैसी गर्माहट मिली। एक दिन लेक्चर में ग्रैंड मास्टर बाई ने पहले अपने दोनों शिष्यों से एक पौधे के बारे में पूछा, पर वे उत्तर नहीं दे पाए। फिर उन्होंने टेंट के बाहर खड़े ज़ूक्शिंग को उत्तर देने को कहा। ज़ूक्शिंग ने बिना रुके सही उत्तर दिए और ग्रैंड मास्टर बाई ने उससे कई सवाल पूछे जिनका उसने विस्तार से जवाब दिया। आखिर में ग्रैंड मास्टर बाई ने कहा कि अब वो टेंट के बाहर खड़ा ना हो, बल्कि अंदर आकर बाकायदा क्लास अटेंड करे। ज़ूक्शिंग की लगन, मेहनत और ज्ञान ने उसे ग्रैंड मास्टर बाई का असली शिष्य बना दिया। उसकी यात्रा अब एक नई चरण में प्रवेश कर गई थी, जहां सिर्फ ज्ञान पाने की लालसा ही नहीं, बल्कि सिखाने वाला भी उसे स्वीकार कर चुका था। ज़ूक्शिंग ने हमेशा सपना देखा था कि वो ग्रैंड मास्टर बाई के तंबू में जाकर उनकी कक्षा में शामिल हो सके। जब उन्हें वहां बुलाया गया तो वो बहुत खुश हुए और आभार व्यक्त किया। सार्जेंट थंडर को जब ये खबर दी तो उन्होंने भी खुशी मनाई और ज़ूक्शिंग को शिक्षक का सम्मान करने की सलाह दी। अगले दिन ज़ूक्शिंग नई तैयारी और उपहार लेकर ग्रैंड मास्टर बाई के तंबू में पहुंचे। उन्होंने एक बोरी में कुछ सिक्के और दवाइयां रखीं और साथ में शराब की एक मटकी भी दी, जो ग्रैंड मास्टर बाई को पसंद थी। कक्षा में ग्रैंड मास्टर बाई ने परीक्षण के बाद पढ़ाना शुरू किया। ज़ूक्शिंग ने ध्यान से सुना और धीरे धीरे बहुत ज्ञान अर्जित किया। वहां 2 और शिष्य भी थे, चेन फे युआन, जो कुछ समय बाद फिर से लापरवाही बरतने लगा, और टिंग यू, जो ज़ूक्शिंग के साथ अच्छी तरह पढ़ती रही। ज़ूक्शिंग फॉरबिडन रीजन में जाकर उन पौधों को ढूंढने लगा जिनके बारे में उसने सीखा था। अधिकतर पौधे विषैले अर्थात यिन प्रकार के थे,
अपने शरीर में जहर को तोड़ने की क्षमता के कारण उसने उनसे प्रयोग किए और अंततः एक नया जहरीला पाउडर बनाया जो लाश को कुछ ही सांसों में गला सकता था। इसका नाम रखा कॉर्प्स रेवेजिंग पाउडर। साथ ही उसने 7 पत्ती वाले क्लोवर से एक दवा भी बनाई जो म्यूटाजन को दबा सकती थी। उसने ये दवा ग्रैंड मास्टर बाई को दिखाई और पूछा कि क्या ये सार्जेंट थंडर की मदद कर सकती है, पर ग्रैंड मास्टर बाई ने कहा कि सार्जेंट को सिर्फ लाइफ स्पैन फ्लावर ही बचा सकता है। सार्जेंट थंडर की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक रात खाने के दौरान उन्होंने बताया कि वो बेस कैंप छोड़कर शहर में बसने की सोच रहे हैं ताकि जूचिंग अपनी राह पर आगे बढ़ सके। जूचिंग ने उदासी से पूछा, क्या आप वापस आएंगे? सार्जेंट ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जरूर आऊंगा और तुम भी मुझे मिलने आ सकते हो। उस रात जूचिंग ने उदासी को छुपाया लेकिन बार बार सार्जेंट के कमरे की ओर देखता रहा। अब भी वो फॉरबिडन रीजन में लाइफ स्पैन फ्लावर ढूंढने जाता, लेकिन जैसा ग्रैंड मास्टर बाई ने कहा था, ऐसा फूल भाग्य से ही मिलता है, खोजने से नहीं। एक इंसान की जिंदगी की सांझ। दक्षिण फीनिक्स के पूर्व में गर्मी आ चुकी थी। बारिशें बढ़ गई थीं और तापमान भी। झू छिंग को बेस कैंप आए हुए 2 महीने हो चुके थे। पहले की तुलना में वो अब काफी बदल चुका था। उसकी साधना प्रगति कर रही थी, शरीर मजबूत हो रहा था और ज्ञान भी बढ़ रहा था। उसके भीतर का आत्मविश्वास भी साफ झलकने लगा था। फिर भी इन दिनों उसका मन भारी था। वो अब भी जीवन काल बढ़ाने वाला फूल नहीं ढूंढ पाया था। और सबसे दुख की बात यह थी कि सार्जेंट थंडर विजिबली बूढ़े और कमजोर हो रहे थे। अब झू छिंग ने ज्यादातर समय क्लास के बाद फॉरबिडन रीजन जाने के बजाय घर पर ही साधना करना शुरू कर दिया। घर लौटकर सार्जेंट थंडर की उपस्थिति उसके मन को थोड़ा स्थिर करती थी। एक शाम जब वो शराब लेने जनरल स्टोर गया तो वहां काम करने वाली लड़की ने उसे अपनी आखिरी कैंडी दे दी, बस इसलिए कि शायद उससे उसका मन हल्का हो जाए। झू छिंग ने वो कैंडी संभाल कर रख ली। अचानक आई विदाई। एक दिन सार्जेंट थंडर ने बताया कि वे अगली सुबह लाफिंग पाइन्स शहर में बसने जा रहे हैं। उन्होंने पहले से ही अपना रेजिडेंसी परमिट खरीद लिया था। रात के खाने की मेज पर झू छिंग चुप था। खाना स्वादिष्ट होने के बावजूद उसे बेस्वाद लगा। सार्जेंट थंडर ने उसे स्कैवेंजर कैंप की कुछ अहम बातें बताईं, खासकर कैंप मालिक की पृष्ठभूमि, जो एक शक्तिशाली संप्रदाय गोल्डन वज्रा वॉरियर सेक्ट से था। रात में झू छिंग ने साधना नहीं की, बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहा। सुबह की विदाई। सुबह जब सार्जेंट थंडर निकलने लगे तो झू छिंग ने जिद करके उन्हें छोड़ने का फैसला किया। वे दोनों साथ चलते हुए उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां कभी सार्जेंट थंडर आगे आगे चलते थे और झू छिंग पीछे पीछे। इस बार झू छिंग आगे था और थंडर पीछे। झू छिंग ने थंडर को अपनी पीठ पर उठाया, जैसे पहले फॉरबिडन रीजन में किया था। रास्ते भर सार्जेंट थंडर ने उसे ढेरों सलाह दी। खाना हमेशा गर्म खाओ, बिस्तर पर सो, कुत्तों को खाना खिलाओ, स्कैवेंजर्स पर नजर रखो। आखिर में वे लाफिंग पाइन्स शहर के फाटक तक पहुंचे। सार्जेंट थंडर ने कहा, अगर याद आए तो आ जाना, मैं साउथ सिटी में नंबर 3 क्लियर वाटर रोड पर रहूंगा। फाटक के भीतर जाते वक्त उन्होंने झू छिंग को आखिरी बार देखा, मुस्कुराए, हाथ हिलाया और भीतर चले गए। झू छिंग बहुत देर तक वहां खड़ा रहा, फिर खाली मन से वापस लौटा। रात हो गई। अंधेरे में अकेला झू छिंग पहाड़ियों के रास्ते लौटता रहा। ये अध्याय झू छिंग और सार्जेंट थंडर के रिश्ते की गहराई दिखाता है। एक पिता जैसा बुजुर्ग और एक चुप पर दिल से जुड़ा नौजवान। विदाई का दर्द, जिम्मेदारी का एहसास और स्नेह सब बहुत सुंदर ढंग से पिरोया गया है। जंगल में भेड़ियों की आवाज गूंजती है, पर फिर अचानक चुप हो जाती है, मानो किसी और भी भयानक जीव ने उन्हें डरा दिया हो। सू चिंग जब अंधेरे में वापस लौट रहा होता है तो उसके दिल में गहरा खालीपन और उदासी होती है। उसने अपने जीवन में कई बार बिछड़ने का दर्द झेला है, पर इस बार ये कुछ अलग और गहरा था। वो धीरे धीरे चलता है और जब तक वो बेस कैंप पहुंचता है सूरज निकल चुका होता है। पहले जहां देर रात लौटने पर भी उसके लिए एक दीपक जलता रहता था, अब वो बुझ चुका है और वो दीपक कभी नहीं जलेगा। सार्जेंट थंडर के जाने के बाद सू चिंग की दिनचर्या बदल जाती है। वो अब अकेले खाना खाता है, फिर भी मेज पर 3 लोगों के लिए बर्तन सजाता है, क्योंकि वो आदत नहीं छोड़ पाता।
अंदर का दर्द दबाकर वो और भी मेहनत से साधना करता है, खुद को एक बार फिर उसी ठंडी और अकेली दुनिया में ढालने की कोशिश करता है। 6 दिन बाद 7वीं रात को वो साधना में प्रगति करता है। सी एंड माउंटेन इनकेंटेशन की 5वीं स्तर तक पहुंच जाता है। उसकी ताकत और गति पहले से 2 गुनी हो जाती है और जब वो घूंसे मारता है तो उसके चारों ओर एक दैत्य जैसी छवि उभरती है। उसे लगता है कि ये ताकत सामान्य से भी ज्यादा है, शायद उसकी बैंगनी क्रिस्टल और मंदिर की मूर्ति के तलवार प्रहार के कारण। फिर उसे ख्याल आता है, क्या वो अपनी परछाई को नियंत्रित कर सकता है? बहुत कोशिश के बाद उसकी परछाई का हाथ सच में हिलता है। ये उसे उत्साहित कर देता है। हालांकि इस प्रयास से उसका सिर दर्द से फटने लगता है। वो जानता है कि अगर उसने अभ्यास जारी रखा तो एक दिन वो परछाई को अपने दुश्मनों के खिलाफ हथियार बना पाएगा। अगली सुबह वो थोड़ा थका हुआ महसूस करता है और ग्रैंड मास्टर बाई की कक्षा में पहुंचता है। वहां टिंग्यू उसे देखकर हैरान होती है। उसे लगता है कि सूचिंग आज कुछ अलग दिख रहा है। फिर टिंग्यू उसे रोककर जबरदस्ती उसका चेहरा धो देती है और पहली बार सूचिंग का असली साफ चेहरा सबके सामने आता है, जो काफी सुंदर और आकर्षक होता है। खुद सूचिंग को यह अच्छा नहीं लगता और वो जल्दी से मिट्टी लगाकर चेहरा फिर से छुपा लेता है। टिंग्यू आश्चर्यचकित रह जाती है। उसे लगता है कि सूचिंग दिखने में चेन फेरुआन से भी ज्यादा अच्छा है। रात में भी रास्ता तय करने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं। उस रात टिंग्यू, जो वायलेट लैंड्स में पली बढ़ी थी और जिसने असली जीवन की कठिनाइयां नहीं देखी थीं, उसने सपना देखा कि चेन फेयुआन ने शूक्शिंग के लिए मुश्किलें खड़ी की। सुबह उठने पर उसका मूड अजीब था। ग्रैंड मास्टर बाई के तंबू में पहुंची तो पढ़ाई में मन नहीं लगा और बार बार दरवाजे की ओर देखने लगी। थोड़ी देर में चेन फेयुआन आया, लेकिन टिंग्यू ने उसे पास बैठने नहीं दिया और उसकी जगह शूक्शिंग के लिए रख दी। चेन फेयुआन को मजबूर होकर दूसरी जगह बैठना पड़ा। शूक्शिंग आया तो टिंग्यू ने मुस्कुराते हुए उसे अपने बगल में बैठने के लिए कहा। ग्रैंड मास्टर बाई ने यह सब देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ पढ़ाना शुरू किया। चेन फेयुआन हमेशा की तरह डांट खाता रहा। टिंग्यू खुश रही और शूक्शिंग ने अच्छे जवाब दिए। कक्षा के बाद टिंग्यू ने फिर से शूक्शिंग का चेहरा साफ करने की कोशिश की, लेकिन वो बचकर निकल गया। तब ग्रैंड मास्टर बाई ने टिंग्यू को समझाया कि जो लोग कठिन और खतरनाक जीवन जीते हैं वो ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते। टिंग्यू ने चुपचाप ये बात मान ली। शूक्शिंग के मन में भी वही बातें थी। वो भीड़ में नजर न आए, इसी वजह से हमेशा गंदा रहता था। इसके बाद शूक्शिंग निषिद्ध क्षेत्र में गया। वहां उसने अपने शरीर को सड़े हुए पत्तों के लेप से ढक लिया ताकि उसमें से दुर्गंध आए और वो जानवरों और खतरों से बचा रहे। उसने जंगल में दुर्लभ जड़ी बूटियां और जहरीले पौधे ढूंढे, जहर बनाने के नए तरीके सीखे और अपने हथियारों की तैयारी की। शाम को मंदिर परिसर में गया, जहां उसे दुर्लभ 7 रंगों वाले स्कार रिमूविंग क्रिस्टल मिले, जिनकी वो बहुत समय से तलाश कर रहा था। उसने उन्हें सावधानी से इकट्ठा किया और मंदिर की तरफ झुककर आभार प्रकट किया, फिर जंगल में वापस चला गया। रास्ते में उस पर एक विशाल सींग वाला अजगर ने हमला किया, लेकिन शूक्शिंग ने एक उंगली से उसकी खोपड़ी पर वार किया और वो फटकर लहू की धुंध में बदल गया। शूक्शिंग ने उसका पित्त निकाल लिया और आगे बढ़ गया। सुबह के समय वो बेस कैंप वापस लौटा। उसने बचे खुचे खाने को गर्म करके खाया, अपने कमरे में गया और ध्यान साधना में बैठ गया। अगले दिन फिर कक्षा में गया। टिंग्यू ने उसके लिए वही जगह रखी। चेन फेयुआन ने हार मान ली और चुपचाप दूर बैठा रहा। इस बार टिंग्यू ने चेहरा साफ करने की बात नहीं की। आखिर में शूक्शिंग उन स्कार रिमूविंग क्रिस्टल्स को लेकर जनरल स्टोर पहुंचा, जहां वो लड़की काम करती थी, लेकिन देखा कि वहां कुछ अजनबी खड़े थे, जिनके कपड़ों पर खून जैसा सूरज बना था और जिनसे भयावह और खतरनाक ऊर्जा निकल रही थी। इस अध्याय में एक्स धायमेक शू किंग की जिंदगी में 2 महत्वपूर्ण विदाई होती हैं, जो उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ती हैं। एक दिन बेस कैंप के सामान्य स्टोर पर कुछ रहस्यमयी काले लबादे पहने लोग आते हैं। उनकी आंखों की ठंडी चमक से आसपास के लोग कांप उठते हैं। ये लोग इंसानों जैसे नहीं बल्कि संवेदना विहीन हत्यारे प्रतीत होते हैं। भीड़ में कान लगाकर सुनने पर शू किंग को पता चलता है कि ये चर्च ऑफ डिपार्चर के कानून प्रवर्तन दस्ते के लोग हैं, जो किसी को ढूंढ रहे हैं। इसी दौरान स्टोर से एक युवक और एक छोटी लड़की बाहर आते हैं। युवक लाल लबादा पहने हैं, जिसकी छाती पर काले सूरज का निशान है, और
उसका व्यक्तित्व बहुत शक्तिशाली लगता है। लड़की वही है जिसे क्षुकिंग ने कुछ समय पहले बचाया था। लड़की का भाई उसे लेने आया है। लड़की उत्साहित होकर क्षुकिंग से पूछती है कि क्या वो उनके साथ चलेगा, पर क्षुकिंग मना कर देता है। विदाई के समय क्षुकिंग उसे एक सात रंगी क्रिस्टल देता है जो घाव के निशान मिटा सकता है। लड़की भावुक होकर विदा लेती है और चली जाती है। इसके बाद क्षुकिंग फिर अकेला हो जाता है। जैसे पहले जीता था वैसा ही जी रहा है। अकेला खाना बनाना, खाना, ध्यान करना, कक्षाओं में जाना। 7 दिन यूं ही बीत जाते हैं। फिर ग्रैंड मास्टर बाई का भी काफिला कैंप छोड़ने की तैयारी करता है। क्षुकिंग को पता चल जाता है कि अब उसका शिक्षक भी जा रहा है। विदा होने से पहले ग्रैंड मास्टर बाई उसे एक कीमती रहस्य बताता है कि कुछ खास जड़ी बूटियों और अनुपात के उपयोग से व्हाइट बोलस नामक बहुमूल्य औषधि बनाई जा सकती है, जिसे दुनिया में हर कोई चाहता है। ये एक क्षुकिंग के लिए एक अनमोल तोहफा है जो उसके भविष्य को बदल सकता है। ग्रैंड मास्टर बाई अपने अंतिम शब्दों में कहता है, दुनिया जीवों के लिए एक सराय है और समय का प्रवाह एक पुराना मेहमान है। जब तक हम जीवित हैं, दोबारा मिलेंगे। ग्रैंड मास्टर बाई के जाने के बाद क्षुकिंग को कैंप खाली सा महसूस होता है। वो स्टोर से शराब खरीदता है जहां लड़की काम करती थी और रात में अकेले शराब पीता है। शराब पीते हुए वो अपने पुराने दिनों, सार्जेंट थंडर और अब लड़की और शिक्षक के चले जाने को याद करता है। उसकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द के बीच वो खुद से बुदबुदाता है, मेरा भी एक बड़ा भाई है, पर पता नहीं वो कहाँ है। और अंत में वही वाक्य दोहराता है, दुनिया जीवों के लिए एक सराय है और समय का प्रवाह एक पुराना मेहमान है। जब तक हम जीवित हैं, दोबारा मिलेंगे। एक अंधेरी हवा भरी रात थी। हल्की चांदनी जमीन पर पड़ रही थी। उसी समय मास्टर सेवंथ और उनके सेवक जूकिंग के घर के बाहर खड़े थे। मास्टर सेवंथ मन ही मन कुछ सोच रहे थे और अंत में उन्होंने तय किया कि जूकिंग को 7 ब्लड आइस का सबसे सामान्य सफेद रंग का पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी मेडालियन दे दिया जाए। सेवक को अंदेशा हुआ कि शायद मास्टर सेवंथ जूकिंग को परखना चाहते हैं। हो सकता है कि वे उसे उत्तराधिकारी शिष्य बनाने की सोच रहे हों, जो बहुत बड़ा सम्मान है। जूकिंग कमरे की पिछली दीवार में छेद से बाहर निकला, तभी सेवक अचानक प्रकट हुआ। सेवक बहुत ताकतवर था। उसका दबाव इतना ज्यादा था कि जूकिंग को सांस लेने में भी दिक्कत हुई। जूकिंग ने फौरन अपना जहर और हथियार निकाल लिए, पूरी तरह सतर्क हो गया। सेवक ने मुस्कुराते हुए मेडालियन फेंका। जूकिंग ने बचाव करते हुए जहर फेंका और खंजर फेंके, लेकिन वे सेवक के आर पार निकल गए। फिर सेवक गायब होते होते बताया कि यह पहचान पत्र 7 ब्लड आइज में प्रवेश का अवसर देता है। फिर वह पूरी तरह गायब हो गया। जूकिंग ने मेडालियन को ध्यान से देखा। पीछे नक्शा बना था जहां से वह सेक्ट के मुख्यालय तक एक बार में पहुंच सकता था। उसे नहीं पता था कि यह उपहार किसने भिजवाया। हो सकता है ग्रैंड मास्टर बाई ने दिलचस्पी दिखाई हो। अगली सुबह जूकिंग कुत्तों को खाना देने लगा। फिर उसने देखा कि कैंप अब उसे कुछ अजनबी सा लगने लगा है। उसने फैसला किया कि वह फिर से फॉरबिडन रीजन में अपनी प्रयोगशाला जाएगा और सफ़ेद बोलस बनाने की कोशिश करेगा। ओल्ड स्टोनी का प्रस्ताव। रास्ते में उसे ओल्ड स्टोनी मिला, जिसने फिर से इंश्योरेंस लेने की इच्छा जताई। इस बार उसे 1 हफ्ते के लिए फॉरबिडन रीजन जाना था, जहां वह कुछ अमीर नवयुवकों को गाइड करने वाला था। जूकिंग ने रिलक्टेंटली आखिरी बार उसका बीमा स्वीकार किया। खतरनाक धुंध और बोन ब्लेड। जूकिंग जंगल में घुसा तो उसे फॉग ऑफ कन्फ्यूजन आती दिखी। उसने अपनी प्रयोगशाला की ओर बढ़ने से पहले सोचा कि बोन ब्लेड को चेक कर ले, जिसने 2 दिन पहले बीमा लिया था। वहां उसे कुछ अजनबी ताकतवर लोग भी मिले जो स्कैवेंजर्स नहीं लगते थे। आखिरकार जूकिंग ने छुपे हुए बोन ब्लेड को देख ही लिया, जो डर के मारे एक पेड़ के खोखल में छिपा था और उम्मीद कर रहा था कि जूकिंग उसे बचाने आएगा।